हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल सेट नंबर 1 10th का एनसीईआरटी पर सिलेबस है। तो हमें कुल 5 सेट दिए गए हैं, जिसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो हम जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको हम यानी बारी बारी से प्रत्येक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा प्रश्न दिया गया है सबसे प्रश्न नंबर 1 में। चलिए हम प्रश्न नंबर देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय के मतलब होता है कि वह रूट में संख्या रहेगी, यानी रूट के बाहर नहीं निकलेगी। तो चलिए हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारा है 64/36। तो बोला गया है कि कौन अपरिमेय संख्या यानी रूट में ही रहेगी। तो 64 के वर्गमूल होगा 8 और 36 के वर्गमूल होगा यानी रूट सभी पर है तो होगा 6। तो यह परिमेय संख्या है। बोला गया है कौन अपरिमेय संख्या है। तो 81। तो 81 के वर्गमूल होता है रूट 81 के होगा 9, 9 9 81। और डी में भी देखिए 49 के वर्गमूल 7 और 9 को 3 होगा। और रूट 2.5 का वर्गमूल नहीं होता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। रूट 2.5 अपरिमेय संख्या है। यदि पॉइंट नहीं रहता, सिर्फ 25 रहता तो यह परिमेय हो जाता, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5, इसलिए यह 2.5 है तो यह अपरिमेय होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें बोला गया है कि रूट 2 एक कौन सी संख्या है। यदि वह रूट में रहती है संख्या, यदि उसको पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय संख्या है। तो रूट 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो यह अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि रूट 4 रहता तो 4 का वर्गमूल होता 2 तो वह परिमेय हो जाता। तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है पूरी, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। तो हमें बोला गया है कि 0.12 112 1112 1111 डॉट यानी अनंत तक जाती है वह संख्या। यदि किसी संख्या में डॉट लगा हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है, यानी इसका अभी अंत नहीं होगा, यानी अनवसानी आवृत्ति का यह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपरिमेय संख्या यदि डॉट नहीं रहता तो परिमेय संख्या हो जाता, इसलिए डॉट लगा है तो अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 में बोला गया कि सम पूर्णांक कौन सा होगा। तो सम पूर्णांक का मतलब होता है कि जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए। तो चलिए हम ऑप्शन ए में लगाते हैं। तो ए में 2 से भाग लगाएंगे तो नहीं कटेगा, तो यह सम पूर्णांक नहीं है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। यदि 2q में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यह सम पूर्णांक होगा। जिसमें 2 से भाग लगे वह सम होगा, यदि 2 से भाग नहीं लगे तो वह विषम होगा। तो हमें बोला गया कि सम तो इसमें लगेगा और इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। जैसे हमारा दिया है 2q + 1, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तो इसको काटेगा लेकिन इसको 2 नहीं काटेगा, इसलिए यह समपूर्णांक नहीं है। इसको भी 2 काटेगा लेकिन एक को 2 नहीं काटेगा, तो यह भी समपूर्णांक नहीं होगा। इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2q। तो चलिए आगे हमें प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें बोला गया है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। तो चलिए एक वृत्ताकार पथ है तो हम एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। तो देखिए हम एक वृत्ताकार पथ बना लिए हैं जिसमें धावक यानी कोई घोड़ा
दौड़ता है तो पहली घोड़ा एक चक्कर में 2 घंटा लगाता है, तो दूसरी घोड़ा एक चक्कर लगाने में 4 घंटा समय लेता है, और तीसरा धावक जो है कि एक चक्कर लगाने में 6 घंटा लेता है। तो यदि यह 6 घंटा जो समय लेता है, तो यह एक चक्कर लगाने में 6 घंटा, तो यह 2 चक्कर लगाने में 12 घंटा समय लेगा। तो यह 3 चक्कर लगाने में 12 घंटा समय लेगा। ये 2 चक्कर लगाने में 12 घंटा समय लेगा, तो ये 3 चक्कर लगाने में 12 घंटा लेगा, तो पुनः अपने स्थान पर आएगा। यदि इसको बोले तो 6 चक्कर लगाने में 12 घंटा लेगा, एक चक्कर में 2 घंटा, तो 6 चक्कर में 12 घंटा लगाएगा, तो पुनः तीनों अपने ही स्थान पर एक बिंदु पर दोबारा आएगा। तो हम 2, 4 और 6 को एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम 2, 4 और 6 को हम एलसीएम निकालते हैं। 2, 4 और 6 एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। अब नहीं लगेगा तो इसको करेंगे गुना। तो चलिए हम इसे गुना कर लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी 12 घंटे के बाद पुनः अपने ही बिंदु पर मिलेगा। ये 6 घंटा के बाद, यानी 6 चक्कर के बाद अपने ही स्थान पर आएगा, तो 12 घंटा लगेगा। ये 3 चक्कर लगाने में 12 घंटा लगेगा, तो अपने ही स्थान पर पुनः आएगा। और ये 2 चक्कर लगाएगा तो 12 घंटा लगेगा, तो अपने ही स्थान पर तीनों पुनः एक समय पर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 12 घंटे होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर है 6। तो हमें दिया गया है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको मानेंगे a बराबर, इसको मानेंगे b बराबर, और इसको मानेंगे हम c बराबर। तो चलिए हम a बराबर लिखेंगे 1, यहाँ कोई से गुना नहीं है तो 1 लिखेंगे, और b बराबर -5 से गुना है तो लिखेंगे -5, और c बराबर 7। तो आगे हम हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो हमें माइनस दिया गया है तो लिखेंगे माइनस, b का मान हमें दिया गया है -5, तो लिखेंगे -5/a का मान हमें दिया गया है 1। आगे माइनस में गुना करेंगे माइनस से, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 1 के नीचे नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो आगे हम फार्मूला लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होगा c/a। तो हमें c का मान दिया गया है 7, तो लिखेंगे 7/a का मान हमें दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1। 7/1 यानी 1 के नीचे नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान 7 और अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 5। तो हमें दिया गया है प्रश्न में 1/α प्लस 1/बीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको एलसीएम निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा। तो अल्फा से अल्फा भाग लगाएंगे तो कटेगा, तो बचेगा बीटा, तो बीटा में गुना करेंगे 1 से, तो हमारा होगा बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो बचेगा अल्फा। तो अल्फा में भी गुना होगा 1 से, तो लिखेंगे अल्फा। आगे हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा निकल चुका है, तो लिखेंगे 5/α इंटू बीटा का मान हमें निकल चुका है 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/7। तो चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। 5/7 हमारा ऑप्शन होगा बी सही। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारे 7 में दिया गया है कि बहुपद x³ - 2x² + 3x + 4। तो हमें बताना है कि अचर बहुपद है, कि रैखिक बहुपद है, कि द्विघातीय बहुपद है, या त्रिघातीय बहुपद है। यदि अचर बहुपद बोलता है तो जिसमें सिर्फ अंक लगा हो उसको बोलेंगे अचर। जैसे 4 है अचर संख्या, तो क्या सभी
अचर संख्या है तो बोलेंगे कि नहीं। बोलेंगे कि रेखीय संख्या है तो नहीं। रेखीय संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसमें एक्स और वाई लगा हो तो उसको बोलेंगे रेखीय। तो ये रेखीय भी नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा है, क्यू लगा है। द्विघात, द्विघात किसको बोलते हैं? जिसके घात में 2 हो, यानी घात में 2 हो तो उसको बोलेंगे द्विघात। तो का सबसे याद है जिसका घात 2 हो? नहीं, इसको घात 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। तो चलिए आगे हम 8 सवाल लेते हैं। हमें बोला गया है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का उल्लेख क्या होगा? तो हमारा 2 चर, तो यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यानी तो हमें 2 चरों वाला कोई संख्या मानना होगा। यदि हम मान लिए कोई संख्या x प्लस वाई, क्योंकि 2 चर बोला गया है तो चर 1 और चर 1, यानी कोई संख्या मान लेंगे 2 और एक संख्या और मान लेंगे 2x प्लस 2y बराबर 3। तो बोला गया कि कौन सी संख्या वक्र रेखा होगा या वृत्त होगा या सरल रेखा होगा? तो हम बोलेंगे कि सरल रेखा होगा। यदि हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में कभी वृत्त नहीं होता है और भी वक्र रेखा भी नहीं होगा, तो हमारा सरल रेखा होगा। यदि हम बोले तो जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें x और y का मान निकलेगा, तो यानी एक रेखा ऐसी जाएगी और एक रेखा ऐसी, तो बोलेंगे यह सरल रेखा है। यानी हो सकता है कि कोई रेखा ऐसे जाए और एक रेखा ऐसे, तो ये भी सरल रेखा होगा, वृत्त नहीं होगा और वक्र रेखा भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, सरल रेखा में होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम लेते हैं 9। तो हमारा प्रश्न नंबर है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं? तो चलिए हम इसको a1 b1 और c1 c2 मानते हैं। तो देखिए हम प्रश्न लिख चुके हैं। तो इसको मानेंगे a1, इसको मानेंगे b1 और इसको मानेंगे c1 और इसको मानेंगे a2, इसको b2 और इसको c2। तो चलिए हम a1 मान लेते हैं। a1 बराबर हमें दिया गया है 2, तो b1 बराबर हमें दिया गया है 3 और c1 बराबर हमें दिया गया है 5 और a2 बराबर दिया गया है 4 और b2 बराबर हमें दिया गया है k और c2 बराबर हमें दिया गया है 10। तो हम अनंत हल होंगे, तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं। तो देखिए हम लिख के रख चुके हैं कि जिसके अनेक हल होंगे यानी अनंत हल होंगे, तो जिसका मान होगा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2। इसको संपाती भी बोलेंगे। इसके अनंत हल होंगे क्योंकि एक रेखा दूसरे रेखा पर आएगी तो सभी जगह ए कटेगा, तो इसके अनंत हल होंगे। तो ये फार्मूला हम लिखेंगे। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो इसका अनंत हल होगा a1 बटे e2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2। ये फार्मूला होता है जिसके अनंत हल होंगे। तो चलिए हमें a1 का मान दिया गया है 2, तो लिखेंगे 2 बटे a2 का मान हमें दिया गया है 4, तो लिखेंगे 4 बराबर b1 का मान हमें दिया गया है 3, b2 का मान दिया गया है k बराबर c1 का मान हमें दिया गया है 5 बटे c2 का मान दिया गया है 10, तो लिखेंगे 10। इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4, तो ऊपर में बचेगा 1 बटे 2 बराबर 3 बटे k बराबर, इसको काटेंगे तो 5 दूनी के 10, तो 1 बटे 2, यानी कुछ के नहीं के ऊपर एक संख्या बचेगा। तो यानी 2, यानी सभी का मान बराबर है तो कोई भी संख्या हम एक ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको संख्या लेंगे तो k में गुना करेंगे 1 से तो k होगा और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6। यदि दोनों संख्या बट्टे में होगा और बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो तिरछा तिरछी गुना लगाएंगे। तो k में 1 से गुना करेंगे तो k और 2 में 3 से गुना करेंगे तो
6। तो के बराबर हमारा आंसर होगा 6। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 10 हल करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो चलिए इसे भी हम a1 और b1 और c1 मान लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं प्रश्न, तो लिखेंगे कि a बराबर होगा a और b बराबर होगा b और c बराबर होगा c। तो मूल के फॉर्मूला हम लिखेंगे, मूल बराबर यानी d के बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b के मान हमें दिया गया b, तो लिखेंगे b² माइनस 4, a के मान हमें दिया गया है a और c के मान भी दिया गया है c। तो हमें बोला है कि मूल समान होंगे। तो मूल समान होंगे तो हमें 3 कंडीशन देखना है। स्टेप पहला में है कि यदि d बड़ा हो 0 से तो उसको बोलेंगे वास्तविक और असमान। और यदि d बराबर हो 0 का तो उसको बोलेंगे वास्तविक और समान। यदि d छोटा हो और 0 बड़ा हो तो उसको बोलेंगे काल्पनिक असमान। तो चलिए हमें बोला है कि मूल समान हो। यदि मूल समान हो तो उसको बोलेंगे d का मान होता है 0। तो d के मान हम लिखेंगे 0 बराबर b² माइनस 4ac। तो आगे हम हल करेंगे तो a माइनस में संख्या इस पर आएगा तो प्लस में होगा, यानी 4ac बराबर के इस पर संख्या है b²। आगे हम इसे भी लिख सकते हैं, यानी b² बराबर हम आंसर आ गया है 4ac। तो लिखेंगे b² बराबर दिया गया है 4ac। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है b² बराबर 4ac। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारा आया आंसर b² बराबर 4ac। ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए आगे हम अगले वीडियो में 11 प्रश्न से हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।